हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको वन शॉट वीडियो में जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सिलेबस है सब कुछ कवर अप करा दिया जाए, बिकॉज टर्म 1 के एग्जाम में MCQ आने वाले हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, सो दैट्स वाई हम आपका थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे और उसमें क्या होगा कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को कर सकते हो, ठीक है। सो हम वन शॉट वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी अराउंड 1.5 आवर की वीडियो होगी एंड उसमें ये सारे टॉपिक्स हमारे फिनिश हो जाएंगे, एक भी टॉपिक रिमेनिंग नहीं होगा। सारे वो टॉपिक्स होंगे आपके जो CBSE 2021-22 एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो कंटेंट है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका कंटेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या कंटेंट बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये जो कंटेंट है हमारा, ये चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है पहले सबसे करंट इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द मेटेलिक कंडक्टर डिस्कस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा एंड देयर रिलेशन विद द इलेक्ट्रिक करंट होगा, ओम्स लॉ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर नॉन लीनियर, ये दोनों डिस्कस होंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्कस होगा, पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कार्बन रजिस्टर्स की बात करेंगे, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स देखेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस भी देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये हमारा सेल से रिलेटेड पूरा का पूरा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, देन फिर पोटेंशियोमीटर हो जाएगा एंड उसके कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से बेसिकली एंड समझते हैं उसको क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। और इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या होता है उसको हमें यहाँ पर डिटेल में समझना है। तो आपको पता है कि व्हेनेवर सम चार्जेस आर फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर हो सकता है। इसमें जब हम चार्ज फ्लो कराते हैं तो चार्ज फ्लो कराने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा अक्रॉस दिस कंडक्टर। तो व्हेन सम पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर, व्हाट विल हैपन, चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चार्जेस का जो फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर is called electric current, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशन होगी। अब फॉर्मूला इसका क्या होता है कि अगर Q चार्ज फ्लो हुआ है इन अ टाइम t, देन I विल बी Q अपॉन t। ये जब अप्लाई करना है आपको जब फिक्स करंट हो, मतलब फिक्स्ड चार्ज हमारा जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है। एंड I इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला आपने लगाना है, dq अपॉन dt व्हेन q इज वेरिएबल, व्हेन q इज वेरिएबल। तो यहाँ से हम देखेंगे जब हमारा Q वेरिएबल होगा तब आपने क्या करना है, Q इज वेरिएबल,
तो आपने अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। एसआई यूनिट आप जानते हो क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एसआई यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड लिख सकते हो, या फिर इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर भी इसकी यूनिट होती है एक करंट की, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर भी इसकी यूनिट होती है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर। ये हमारी कुछ यूनिट्स हो गई यहाँ पर, क्लियर है। ये इनका कन्वर्जन हो गया, ये करंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, करंट जो है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है ये स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन। इसमें डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन इसमें हम एज्यूम करते हैं इसकी, बट ये वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को करंट फॉलो नहीं करता है, दैट्स वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। नेक्स्ट, डायरेक्शन की बात करें अगर करंट की, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो समझ लो, करंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये एक एजम्पशन है, ठीक है, अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, तो यहाँ पर ये तो आपको समझ आ गया कि करंट क्या है, किस तरह से फ्लो होता है। अब कंडक्टर्स के अंदर हम अगर बात करते हैं, तो कंडक्टर्स के अंदर अब फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स की जो हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स। तो ये इसी तरह से होगा कंडक्टर्स के अंदर। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो कंडक्टर होते हैं हमारे, इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे किधर मूव करेंगे, जैसे मान लो हमारी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ एक करंट अप्लाई कराया, ये पोटेंशियल अप्लाई कराया माइनस प्लस, देन जो हमारे चार्जेस मींस फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्टर के अंदर चार्जेस होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो चार्जेस हमारे मूव करेंगे ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस हो गया। अब यहीं पर कंडक्टर है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो कंडक्टर के अंदर होगा वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नॉन कंडक्टर में तो चार्जेस फ्लो ही नहीं करता है, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। अगर सेमी कंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। अगर कोई आयन है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी, एक अगर कोई मटेरियल है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ही होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ही फ्लो करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो आप जानते हो कि जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो आपको पता है कि विदाउट फील्ड अप्लाई किए, मतलब विदाउट बैटरी लगाए, बिना पोटेंशियल अप्लाई किए, इसके अंदर चार्जेस सब रैंडमली भाग रहे होंगे, सब रैंडमली भाग रहे होते हैं, इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं सारे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे तो उस क्रॉस सेक्शन में से जो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस वो क्या होगा, जीरो होगा। नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, वो जीरो होगा। इट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज
जो एवरेज वेलोसिटी आएगी हमारी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो आएगी 0 इन दैट केस। कब, जब हमारा चार्ज रैंडमली फ्लो कर रहे हैं, जब चार्जेस हमारे रैंडमली चल रहे हैं। रैंडमली मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, व्हेन E इज 0, व्हेन E इज 0 देन ये वाली सिचुएशन होगी। अब अगर आपने कुछ फील्ड अप्लाई कर दिया, व्हेन E इज अप्लाइड, E इज नॉन जीरो, इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस इस कंडक्टर के अंदर जितने भी हमारे चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होकर और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होकर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे आपने यहाँ फील्ड लगाया, यहाँ फील्ड लगाओगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो इस तरह से ये मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी। एक के पास v1 हो सकती है, दूसरे के पास v2 हो सकती है, तीसरे के पास v3 हो सकती है, एंड सो ऑन। तो अगर हम इन वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लेते हैं, जैसे v1, v2, v3 एंड सो ऑन, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आती है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट एवरेज वेलोसिटी इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वो एवरेज वेलोसिटी है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड देन electrons are moving with that particular velocity. So the average velocity with which the electrons are moving in presence of electric field, that average velocity is known as drift velocity. इसका फॉर्मूला जो होता है तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन m। यहाँ पर जो Vd है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। टाउ हमारा हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये टाउ बेसिकली हमारा है रिलैक्सेशन टाइम। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो टाउ है हमारा ये रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये हो गया कि कितनी देर तक हमारा इलेक्ट्रॉन विदाउट कोलिजन चला। अगर हमारे पास ये सैंपल है, सपोज ये कंडक्टर है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर कोलिजन होगा, फिर इधर जाएगा, फिर कोलिजन होगा, इधर मूव करेगा, एंड सो ऑन। तो बिटवीन टू कोलिजन्स जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये एवरेज टाइम है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये समझ आ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, ओके। एंड स्पीड, ये जो वेलोसिटी है तो डायमेंशन यूनिट सारी की सारी वेलोसिटी के सेम होंगी, मीटर पर सेकेंड ही होगा। एंड एवरीथिंग विल बी एज इट इज एज द डायरेक्शन ऑफ द एज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी एंड स्पीड। क्लियर। एक चीज़ और समझनी है, वेक्टर फॉर्म और पूछ लेता है यहाँ पर इसकी। तो अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले की, Vd इज इक्वल्स टू E के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। टाउ टाइम है तो वेक्टर की जरूरत नहीं है, ये मास है। बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो माइनस साइन और आएगा। ये हमारी वेक्टर फॉर्म है किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है इसको समझना है, ठीक है। तो मोबिलिटी को समझने के लिए हमें यहाँ पर हाँ, तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय म्यू
एंड इट इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ने गेन की व्हेन सम फील्ड इज अप्लाइड, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करी है इसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, यूनिट आप देख सकते हो यहाँ से। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर हम वी डी का फॉर्मूला क्या है, वी डी का फॉर्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। तो ये ई से ई कट जाएगा, यहाँ से म्यू हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, या किसी भी चार्ज कैरियर की हो सकती है। ये आप होल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मोबिलिटी का फॉर्मूला है ये, उसका मास और उसका चार्ज आ जाएगा, बस रिलैक्सेशन टाइम उसी का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है, टेम्परेचर पर हमारी मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंसी इनकी क्या है। तो अगर हम बात करें बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर, तो आप जानते हो जो टेम्परेचर, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारा टाउ, ये टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक कंडक्टर होगा यहाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे, फास्ट कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कोलिजन अगर फास्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, बिटवीन टू कोलिजन्स का टाइम है। तो जब कोलिजन फास्ट होंगे हमारे, इन दैट केस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया तो हम जानते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। अच्छा, इसकी यूनिट भी पूछ सकता है मोबिलिटी की। अच्छा, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टाउ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मोबिलिटी जो है वो ऑल्सो डिक्रीज करेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ से देखो ध्यान से, क्या आ रहा है आपका, वी डी अपॉन ई। वी डी का हो गया मीटर पर सेकेंड, अपॉन ई हो गया न्यूटन पर कूलाम। तो इसको हम ये लिख सकते हैं मीटर इंटू कूलाम पर न्यूटन इंटू सेकेंड। ये हमारी इसकी एसआई यूनिट है किसकी, मोबिलिटी की। यहीं से डायमेंशन भी निकल जाएगी मोबिलिटी की, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, मीटर कूलाम न्यूटन सेकेंड इनकी डायमेंशन पुट करना, और इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया डिस्कशन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो है हमारा बेसिकली ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देन फिर रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें यहाँ पर, सो द टॉपिक इज, ये 10th का टॉपिक है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ में क्या बताया गया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इसके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। किधर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और ओम जी ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस एनी कंडक्टर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, प्रोवाइडेड फिजिकल डायमेंशंस या ये कह लो साइज
और फिजिकल कंडीशंस में हमारा साइज, लेंथ, मास, एरिया, ये सारी चीज़ें कंडक्टर की नहीं बदलनी चाहिए और टेम्परेचर भी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो और फिजिकल कंडीशंस भी हमारी कांस्टेंट हो, तो अगर हमारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक इक्वलिटी का साइन लगाने के लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं आर। सो दिस विल बी V इक्वल्स टू आर आई, एंड वेयर दिस आर इज नॉन एज resistance of the conductor. This R is called resistance of the conductor. Clear? So ये R जो होगा ये क्या रहेगा हमारा, ये R जो होगा ये हो जाएगा V अपॉन आई, एंड इसकी वैल्यू जो होती है, क्योंकि ये R कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये ओम्स लॉ था। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड फिजिकल डायमेंशंस रिमेन सेम एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो रिमेन सेम। ठीक, एंड आर विल बी कांस्टेंट। तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम वी और आई का प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, प्लॉट ऑफ V वर्सेस I, तो जब हम ये प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर किस तरह का प्लॉट आएगा वो देखना है। ठीक है, तो अगर हम ओमिक, अगर हमारे पास कोई ओमिक कंडक्टर है, अब यहाँ पर एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर के लिए जो प्लॉट आएगा हमारा, ये प्लॉट कैसा आएगा, ये V और I का प्लॉट जो होता है इट इज़ स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट स्लोप होगा इसमें। V और I लीनियर ग्राफ होगा, ये हमारा ये कांस्टेंट होगा। V और I का जो स्लोप होगा ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब लीनियर ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा, लीनियर प्लॉट। ठीक है, और अगर नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक कंडक्टर है, अगर ये नॉन ओमिक कंडक्टर है देन क्या होगा, ये ग्राफ कैसा भी आ सकता है, लीनियर भी हो सकता है और V और I में लीनियर भी हो सकता है, लीनियर नहीं हो सकता, एनी शेप हो सकती है इसकी। ठीक है, लीनियर होगा तो हमेशा कंडक्टर हमारा कैसा होगा, ओमिक होगा। तो ये आएगा नॉन लीनियर। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर समझना है, V और I का स्लोप मीन्स ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल जितना ज़्यादा होगा, स्लोप हमारा जितना ज़्यादा होगा, वो स्लोप हमें क्या बताएगा, रेजिस्टेंस को बताता है। ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि जब स्लोप निकालते हैं तो टेन थीटा अप्लाई करते हैं, टेन थीटा यहाँ से निकलेगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये V हो गया और ये I हो गया, तो V अपॉन I आ जाएगा, और V अपॉन I होता है R, और टेन थीटा है हमारा स्लोप, जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा है, M इज इक्वल्स टू टेन थीटा, स्लोप निकालते थे जब। ठीक है, तो स्लोप मीन्स रेजिस्टेंस। अब जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दो ग्राफ दे दिया आपको, मैंने दो कंडक्टर्स के ग्राफ दे दिए, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। B और I कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये B और I ग्राफ है। एक कंडक्टर A है, एक कंडक्टर B है, तो यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये वाला R A जो होगा ये ग्रेटर देन होगा R B से। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट ऑफ V वर्सेस I हो गया, एंड ओम्स लॉ की सारी कहानी होगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी समझते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या है उसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस है क्या,
ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस नाम से ही समझ आ रहा है, रेजिस्टेंस मीन्स कुछ अपोजिशन। अब किसको अपोजिशन मिलेगा? ये करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज को। तो जब भी हमारा करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के द्वारा जो अपोजिशन क्रिएट किया जाता है, जो अपोजिशन क्रिएट किया जाता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। क्लियर? सो अपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस और टू द करंट इज नॉन एज अपोजिशन ऑफ द इज नॉन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो उसमें नंबर 1 तो आ जाता है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये 10th में पढ़ा है आपने। दूसरा आ जाता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा R प्रोपोर्शनल L/A एंड हेंस R इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अपॉन L/A। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। रो L/A, where this rho is what? This rho is resistivity, or sometimes it is also known as specific resistance, ठीक है, या तो हम इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे या फिर हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर L और A तो हो गया हमारा एरिया एंड लेंथ, राइट। तो अब ये जो हमारा रेजिस्टिविटी है, बेसिकली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी वेरी कर जाएगी, टेम्परेचर घटा दोगे तो रेजिस्टिविटी वेरी कर जाएगी, लेकिन लेंथ और एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कॉपर का टुकड़ा छोटा सा ले लिया, एक कॉपर का टुकड़ा बड़ा सा ले लिया, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइज़ डिपेंडेंट नहीं है, रेजिस्टिविटी हमारी साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जबकि रेजिस्टेंस मेरा साइज़ पर डिपेंड करता है। देखो, एरिया और लेंथ दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज while resistance depends on size। रेजिस्टेंस साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, तो साइज पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, पतला जितना वायर होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एसी, जब हम एसी के लिए या फिर किसी हैवी लोड के लिए हमेशा मोटा वायर ऑप्ट करते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा, हीट नहीं होगा वायर, हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। अभी हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको कि हीटिंग ज़्यादा रेजिस्टेंस में ज़्यादा होती है, कैसे होती है वो बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कहानी सारी की सारी रेजिस्टेंस की थी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वो भी समझ लो। एसआई यूनिट आप जानते ही हो, ओम होती है। एसआई यूनिट इज़ ओम एंड रो की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये हमारी किसकी यूनिट है? रो की एसआई यूनिट है। ठीक है, ओम इंटू मीटर, ये रो की एसआई यूनिट है। ओम हमारी किसकी एसआई यूनिट है? ओम हमारी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है। क्लियर? चलिए, तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों यहाँ पर क्लियर हो गए हम। एंड आफ्टर दैट हम लोग मूव कर रहे हैं, एक रिलेशन है किसके किसके बीच का? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, तो प्रूफ हम डिस्कस भी नहीं करेंगे यहाँ पर, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो रिलेशन होता है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर उसका कुछ क्रॉस सेक्शन है ए और उसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो ये जो आई होता है हमारा, ये NEAVD, ये फॉर्मूला होता है। I इज इक्वल्स टू NEAVD।
और इसमें जो वी डी ए और एन है ये अभी डिस्कस करेंगे क्या है। हाँ, तो इसमें एन जो है हमारा ये क्या है, एन बेसिकली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, I इज इक्वल्स टू एन ई। ई जानते हो, ई हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज इट क्लियर। तो ये ई हो गया मेरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, राइट। ये हमारा रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है हमें, जो टर्म है हमारी करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी टर्म होती है, उसको भी समझ लेते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज करंट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन विच इज़ हेल्ड नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें से नॉर्मली जो करंट पास हो रहा होगा, आई करंट इसमें से पास हो रहा है, इसका एरिया वेक्टर भी हमारा किधर हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ही आएगा। तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली रखा हुआ है, सरफेस के इस करंट के एग्जैक्टली नॉर्मली रखा हुआ है। तो नॉर्मली जब रखते हैं हम, तब क्या होता है, उसमें से जो टोटल करंट पास हो रहा है, दैट करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और अगर ये नॉर्मली नहीं रखा हुआ है, सपोज इट इज़ मेकिंग सम एंगल, देन एरिया वेक्टर हमारा ऐसा हो जाएगा, इट विल मेक सम एंगल विथ आई। In that case, this J is defined as I upon A, and along the I और A, I के along जो एरिया का कंपोनेंट होगा वो लेने हैं हमें। तो J is equals to I upon A cos थीटा, J is equals to I upon A cos थीटा आपने यहाँ पर लेना है, ठीक है, ये आगे समझ। अच्छा, इसके बाद करंट डेंसिटी की यूनिट आप समझ गए होंगे, क्या होगी, करंट अपॉन एरिया। इट मींस जो इसकी एसआई यूनिट आएगी वो क्या आएगी, एसआई यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी करंट अपॉन एरिया। करंट हो गया हमारा एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इट इज़ नॉट वेक्टर, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली, स्केलर, करंट इज स्केलर, दैट्स वाई इट इज़ वेक्टर। अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो करंट मिलेगा हमें I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा, जिसको आप ये लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड करंट, सो दैट्स वाई करंट इज स्केलर। डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द करंट होती है। जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं वही डायरेक्शन हमारी किसकी होती है, करंट डेंसिटी की भी होती है, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन पढ़ा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, देन करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब यहीं पर जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा है, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम एक और रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अगर हम इस A को इस I के नीचे ले आएँ तो ये I अपॉन A हो जाएगा, एंड दिस विल बी एन ई वी डी, एंड दिस इज व्हाट J, एंड J इज एन ई वी डी। So that is the relation between
current density and drift velocity. Relation between current density and drift velocity. तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछता है तो भी आपने क्या करना है, यहीं से उसको डिफाइन कर देना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एंड इसके बाद बेसिकली हमारा जो चलेगा वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हालांकि ये इस बार सिलेबस में नहीं है, इस बार की सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो बट यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर लूँगा जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को हमें डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंसेस में अलग अलग होगा। जैसे ये हमारे रेजिस्टेंसेस हैं, ये सब सीरीज़ में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर करंट आपने आई फ्लो कराया तो ये सभी में आई जाएगा, करंट चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात जब हम करते हैं, इसमें आई सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, V क्या रहेगा, हर एक रजिस्टर में डिफरेंट होगा, V जो होगा हर एक रजिस्टर में डिफरेंट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात अगर हम कर लें यहाँ पर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, लाइक दिस, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। अब होगा क्या कि भाई अगर आपने मान लो यहाँ से कुछ आई करंट फ्लो कराया तो ये कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो करंट का डिवीज़न हो गया। तो जहाँ भी करंट का डिवीज़न आपको दिख जाए समझ जाना वो कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाएगा, मींस करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा हर एक रजिस्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, वो डिवाइड नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। और जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर R का वो क्या आएगा, ये 1/R में आएगा, 1/R1, इसको ऐसे लिख दो, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। आंसर जब निकालना है हमें तो इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमें मिलेगा जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये जो वैल्यू है ये 1/R की है ना कि R की, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ के लिए था, ये पैरेलल के लिए है, ठीक है। इसको रिवर्स कर देना तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। एंड इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट चलने वाला है आपका जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिए हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, इसमें मैंने बता भी दिया है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये वाले दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन इज़ दिस, ठीक है। सेकेंड वन इज़ दिस, मतलब सीरीज़ में करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, पैरेलल में डिफरेंस करंट डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर हमारा कैसे डिपेंड करता है ये बताना है। जो रेजिस्टिविटी है हमारा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से वेरी करती है। तो यहाँ पर जनरली 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 तो मेटल हो जाते हैं, मेटल इन द सेंस हम कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा एलॉय, जो मटेरियल्स हैं, कौन कौन से मटेरियल्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। थर्ड हो जाएगा हमारे पास सेमीकंडक्टर, एंड फोर्थ हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम बात करें किसकी, मेटल के लिए या फिर कंडक्टर के लिए, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी वेरी करती है और इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। किस तरह से, नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है, लाइक दिस, ठीक है। नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है किसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की। एलॉयज़ की बात करेंगे, मतलब कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा, रो इंक्रीज होगा, इफ टी इंक्रीज होगा, आर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एलॉयज़ में भी इंक्रीज होता है बट यहाँ पर लीनियरली इंक्रीमेंट होता है, बहुत फास्टली इंक्रीमेंट नहीं होता। सो इट इज़ लाइक दिस, रो वर्सेस टी, ये लीनियरली इंक्रीज होगा। और साथ के साथ यहाँ पर जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी इनकी जीरो भी नहीं होती, कुछ रेजिस्टिविटी होती है। अगर आप टेम्परेचर जीरो भी कर दोगे तब भी इनके पास एट टी इज इक्वल्स टू जीरो रेजिस्टिविटी इज़ नॉन जीरो, ठीक है। एंड साथ के साथ ये लीनियरली इंक्रीज होता है, लीनियरली, ये नॉन लीनियरली है। ये ग्राफ हमारा कैसा आएगा, नॉन लीनियरली आएगा, राइट। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। कैसे, ज़रा ध्यान से समझो। इस तरह से डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी हमारी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होती है एज पर द टेम्परेचर चेंजेस। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। किसकी, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब वो कंडक्टर की तरफ टेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, डिक्रीज होगी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। ये किसके लिए है, ये है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट की जब लिक्विड है, अब उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंस की कहानी थी ऑफ रेजिस्टिविटी एज वेल एज ऑफ रेजिस्टेंस। जो वेरिएशन रेजिस्टिविटी में आ रहा है सेम वेरिएशन हमारा रेजिस्टेंस में भी आएगा, क्लियर। सेम वेरिएशन हमारा रेजिस्टेंस में भी आएगा। तो ये रेजिस्टिविटी के आपने टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख ली यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली, अगेन एक टॉपिक है जो 10th क्लास से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग, ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं डिस्कस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या मतलब है इसका, इट मीन्स कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, तो आपने देखा होगा जनरली जब हम कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो होता क्या है, कंडक्टर हीट होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। कंडक्टर हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली साइंटिस्टों ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई अगर ये कंडक्टर हीट हो रहा है, इसका मतलब कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इस कंडक्टर को, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तो हमारी जो एक्चुअल वर्क कर रहे हैं हम, जैसे फ़ैन है, फ़ैन को जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो एक चलता है, वो मूव करता है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है।
तो एक कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल का कुछ पार्ट तो उसको मूव कराने में खर्च हुआ, कुछ पार्ट फैन जब चलता है तो वो मोटर हीट भी हो जाती है, उस हीटिंग में भी वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जहाँ पर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी एक तो जो मैकेनिकल वर्क है जो भी हम उस कंडक्टर से लेना चाह रहे हैं, उस एपरेटस से, उस अप्लायंस से लेना चाह रहे हैं, वो मिलेगा, साथ के साथ उसका कुछ अमाउंट हीट में भी वेस्टेज हो जाता है। तो इन्होंने कहा, साइंटिस्टों ने कहा कि भाई हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसी डिवाइस बनाए जो प्योरली हीटिंग पर बेस्ड हो, मतलब उसमें सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं वो सारी की सारी हीटिंग में ही कन्वर्ट हो जाए और उससे हमारा कुछ प्रोडक्टिव वर्क भी हो जाए। ठीक है, तो इसी को इन्होंने कहा कि भाई हम हीटिंग इफेक्ट को ही क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट को ही हम, इसी को हीटिंग इफेक्ट बोला इन्होंने कहा कि हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इफेक्ट या दैट प्रोसेस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। अब बेसिकली इन्होंने कहा कि अगर एक कंडक्टर है मेरे पास और उसमें हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जिसकी वजह से कुछ करंट फ्लो हुआ, मान लो इसमें I करंट फ्लो हुआ, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और ये करंट हमने मान लो T टाइम के लिए फ्लो कराया, T टाइम के लिए फ्लो कराया। तो जूल एक साइंटिस्ट थे, जूल जी ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ हमने ये एक्सपेरिमेंटल डिडक्शन था, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो हीट प्रोड्यूस होगी इस डिवाइस के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, ये 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी। 3 पैरामीटर्स होंगे। नंबर 1, दैट हीट विल डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ द करंट, जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इट विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि इट विल डिपेंड्स ऑन टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। इन 3 पैरामीटर्स पर बेसिकली डिपेंड है। तो जब इन तीनों को कंबाइंड कर दिया गया तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, और ये फॉर्मूला हमें क्या मिला, H proportional I square RT and hence H is equals to some constant I square RT, एंड ये जो कांस्टेंट था हमारा, ये कांस्टेंट हमने रखा कितना, 1। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कांस्टेंट की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मिला है ये मुझे मिला है हीट का या फिर जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 100% कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट में। इसका मतलब ये हीट जो प्रोड्यूस हो रही है यही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, यही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होगी, प्रोड्यूस होगी, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उससे इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी I स्क्वायर RT, अगर T टाइम के लिए करंट फ्लो कराया। अब इसके हमने 2-3 फॉर्मूले बना दिए, इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसको हमने थोड़ा सा और कन्वर्ट कर दिया, कैसे, I की जगह हमने क्या करा, V/R रख दिया, तो V²/R² हो जाएगा। RT वहाँ पर पहले से ही था, तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, V²/R × T। ये भी हमारा हीटिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, ये रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में है। आफ्टर दैट V को हमने चेंज कर दिया, या R को चेंज कर देते हैं, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हम जानते हैं हमें मिलेगा V/I। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ R रख देंगे तो V² तो रहेगा ही रहेगा, ये V/I होगा, तो V/I, I हमारा ऊपर चला जाएगा, इंटू T, V से एक B कैंसिल हो गया, H हमें मिल गया VIT।
तो ये 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास हीट के, या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। वन इज दिस, अनदर वन इज दिस, एंड एक ये है, ठीक है। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की कहानी है। तीनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, सीरीज या पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में लगे हो तो आपको ये वाला यूज़ करना है, वैसे कोई सा यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और सीरीज़ के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर कॉम्बिनेशन में दे दिए जाएँ रेजिस्टेंसेस, अगर हमारे रेजिस्टेंसेस कॉम्बिनेशन में दे दिए जाएँ तो ये वाले फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सीरीज़ के लिए ये वाला यूज़ करना, दिस वन, एंड पैरेलल के लिए दिस वन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और यही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ यहाँ पर पावर का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट भी समझना है। उससे पहले यूनिट और पूछ ली जाती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है। तो यूनिट आप जानती ही हो, एसआई यूनिट तो हर एक एनर्जी की जूल होती है। एसआई यूनिट जो होती है हर एक एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है, ऑलवेज, ठीक है। उसके अलावा आप कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, मेगा जूल, ये कुछ भी ले सकते हो, बट एसआई यूनिट इज ऑलवेज जूल, ठीक है। ये हमारी होगी क्या, यूनिट। और पावर को समझना है तो पावर आप जानते हो, पावर क्या होता है, पावर बेसिकली डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम, या वर्क डन पर यूनिट टाइम, या हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर पावर हमारी इस तरह से डिफाइंड है। तो अगर हम यहाँ पर पावर को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जनरली कितने फॉर्मूले आएंगे, देखो हमारे पास जनरली यहाँ पर P इज इक्वल्स टू, एक तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आई, टी से टी कट, सब में से टी गायब हो जाएगा, एक तो आई स्क्वायर आर मिल जाएगा। ये वाला जब पुट करेंगे तो यहाँ से भी टी कट जाएगा, क्योंकि ये टी इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन आर मिल जाएगा, और लास्ट वाला हमें वी आई मिल जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं किसके, पावर के लिए, ठीक है ना। ये पावर के फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक पावर के, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक पावर का वो एपरेटस है, अगर वो कुछ टाइम के अंदर इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी पावर क्या है। पावर कैसे पता चलेगी, इस फॉर्मूले से पता चलेगी। क्लियर? एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एसआई यूनिट आप जानते ही हो क्या हो जाएगी इसकी, एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी बेसिकली जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, क्योंकि हीट अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड, या फिर इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं वॉट। वॉट भी इसकी एसआई यूनिट है, वॉट भी इसकी एसआई यूनिट है। क्लियर है? आगे समझ? तो ये हमारी कहानी है, यहाँ तक पावर की बात समझ आ गई। इसकी और भी यूनिट्स हैं, किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के इक्वल होता है, मतलब 10⁻³ वाट के इक्वल होता है। 1 मेगावाट भी हो सकता है, ये हमारा 10⁶ वाट के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन, ठीक है। एंड 1 हॉर्स पावर भी इसकी एक यूनिट है, दैट इज 746 वाट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूनिट की ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन डिफरेंट यूनिट्स में पावर का कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है। क्या होगा, राइट। चलिए, तो ये समझ आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक कॉमर्शियल यूनिट की बात और करेंगे, हीटिंग इफेक्ट का ही पार्ट हो जाएगा हमारा। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो जो बिल आता है वो कितनी एनर्जी हमने खर्च की उसके बेसिस पर आता है।
तो वो कितनी एनर्जी खर्च की, वो किस यूनिट में मेजर की जाएगी, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वही यूनिट हमारी कॉमर्शियल यूनिट है, जिसको हम जनरली बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है, KWH, KWH, एंड दिस KWH इज डिफाइंड एज वॉट, मतलब कितनी पावर का हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इनटू आवर अपॉन 1000। ये फॉर्मूला है हमारा किलोवाट आवर निकालने का। किलोवाट आवर मतलब यूनिट, 1 यूनिट भी कह सकते हो। कितनी यूनिट खर्च हुई है ये कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूले से पता चलेगा। तो अगर मान लो हमारे पास 1000 वाट का एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, ठीक है, उसको 1 आवर तक हमने ऑपरेट कराया, तो कितनी यूनिट खर्च कर देगा, कितनी एनर्जी खर्च कर देगा, कैसे निकलेगा, 1 KWH हमारा कितना आएगा, इट विल बी 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर अपॉन 1000। ये कट गया तो हमारे पास ये फाइनली क्या आ गया, 1 यूनिट आ जाएगा। क्लियर। 1 घंटे में 1000 वाट या फिर 1 किलोवाट बोल लो, 1000 वाट का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कितनी एनर्जी खर्च करेगा, 1 KWH के बराबर खर्च करेगा, फिर 1 यूनिट एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, तो ये हमारी कॉमर्शियल यूनिट की कहानी है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्योंकि वाट यहाँ आता है तो उसके चक्कर में पावर की यूनिट भी लगा देते हैं, बट 1 किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट वगैरह ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आफ्टर दैट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करेंगे। एंड किरचॉफ्स लॉ इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अच्छे से समझ लो किरचॉफ्स लॉ क्या है। तो यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ में इन्होंने 2 लॉज दिए। नंबर 1 किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम KCL बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। एंड दूसरा लॉ इन्होंने क्या दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, KCL एंड KVL, इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और इसको हम लूप रूल या फिर लूप इन द सेंस क्लोज लूप बोल सकते हो आप। ठीक है, इसको हम लूप रूल भी कह सकते हैं। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जंक्शन रूल भी है, किरचॉफ्स वोल्टेज हमारा लूप रूल भी है। अब ये KCL क्या कहता है इसको समझना है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे पास जंक्शन रूल नाम से ही समझ आ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट बहुत सारी ब्रांचेस से आ रहा है और कुछ ब्रांचेस में जा भी रहा है करंट। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि ये I1 करंट है, सपोज यहाँ I2 करंट जा रहा है, यहाँ I3 करंट जा रहा है, यहाँ I4 करंट जा रहा है, तो ये कहता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अगर आप कर दोगे तो ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा, 0 आएगा। मतलब सम ऑफ द करेंट्स, all the currents at any junction point is always 0। तो हम ये लिख सकते हैं summation over I is always 0 at junction point, at any junction of the circuit। ठीक है, अब अगर ये 0 है, इसका मतलब कि जितना करंट यहाँ से आया उतना करंट चला गया होगा। तो जो करंट आने वाला है उसको अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया तो जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। ठीक है ना, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस
4 ये हमारा रूल है, और इससे हमें क्या पता चला, दिस इज द इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, मतलब सम ऑफ द करंट विल बी जीरो ऑलवेज एट एनी जंक्शन पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और समझ लो, ये जो जंक्शन रूल है हमारा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ठीक है, जंक्शन रूल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आफ्टर दैट सेकेंड रूल है हमारे पास केबीएल। केबीएल क्या है, केबीएल बेसिकली करंट्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें कहा कि अगर हमारे पास एक सर्किट हो, और सर्किट कैसा है, क्लोज लूप है, जिसके अंदर कुछ बैटरीज लगी हुई हैं, कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये एप्सिलॉन EMF का बैटरी है हमारा। ठीक है, EMF क्या है अभी बताऊंगा EMF के बारे में। ठीक है, या वोल्टेज आप मान लो कि बैटरी का वोल्टेज है ये। तो यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या बताया इन्होंने, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में बताया कि सम ऑफ द वोल्टेज, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इज ऑलवेज जीरो, ये बताया इन्होंने इसमें। अब यहाँ से क्या होगा भाई, ये वाला लूप होगा, ये वाला लूप होगा, तो एक लूप तो ये बन जाएगा, एक लूप क्लोज वाला ये बन सकता है, एक पूरा बड़ा लूप भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन सारे लूप्स के अंदर जो करंट आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नॉट करंट, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज जीरो। सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जीरो होगा। अब यहाँ पर सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का मतलब क्या है ये समझना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लूप लिया, ये लूप 1 अगर मैं नाम दे दूं, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा कुछ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है मान लो V1 प्लस V2, इसका सम जीरो होगा, क्योंकि और कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं इस लूप के अंदर, तो इसका सम हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली अगर हम इस वाले लूप की बात करें, ये लूप अगर 2 दे देते हैं, तो एक पोटेंशियल आएगा आपका R2 के अक्रॉस, तो अगर मैंने कहा ये V2 है, एक R3 के अक्रॉस आएगा, मान लो इसके अक्रॉस V3 आया, और एक ये खुद बैटरी का पोटेंशियल है, तो ये हो गया एप्सिलॉन, जिसको हम EMF कहते हैं। तो इसका भी सम क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, इसका भी सम हमेशा जीरो आएगा। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो साइन कन्वेंशन भी लेकर चलना है, ध्यान से समझना है। साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, वो देखो। जैसे हमने अभी KCL में लिया था ना, जो आने वाला करंट है जंक्शन की तरफ, उसको तो हमने पॉजिटिव लिया था, और जो जंक्शन से दूर जाने वाला करंट है उसको हमने नेगेटिव लिया था। ये साइन कन्वेंशन ही तो था। इसी तरह से आपको यहाँ भी साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस हमारा इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, और हमारा मोशन लूप के अंदर जो मोशन है हमारा, वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। अगर हमारी मोशन और करंट की मोशन एक ही डायरेक्शन में लूप उस रेजिस्टेंस के अंदर, जैसे मान लो हमने ये लूप लिया ABCD, तो ये हमारा मान लो रेजिस्टेंस है, हम अभी लूप में A से B की तरफ चल रहे हैं और करंट भी A से B की तरफ आ रहा है, तो जो रेजिस्टेंस A और B के बीच में है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव लेना है हमें, ठीक है। और उसके अपोजिट अगर जा रहे हैं हम, जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, करंट तो इसमें आ रहा है इधर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, और हम मोशन इसमें हमने लूप कंसीडर किया इधर से, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कैसा लेना है, ये नेगेटिव लेना है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेना है, आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिमिलरली अगर आपने सेल की बात की, सेल, क्योंकि सेल भी तो होगा सर्किट के अंदर, तो सेल
कि जो पोलैरिटी आपको पहले हिट कर जाए, जैसे आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो सबसे पहले नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, उसके बाद पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, तो यहाँ नेगेटिव लेना है, यहाँ साइन आपको ईएमएफ के साथ कैसा लेना है, नेगेटिव। और अगर आप सेल ये है आपका और आपका मोशन इधर है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी पहले हिट करेगी, तो यहाँ पर आपको साइन कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक, ये हमारा पॉइंट है, साइन आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारी साइन कन्वेंशन था। करंट लॉ में बोला सम ऑफ द करंट इज ऑलवेज जीरो, वोल्टेज लॉ में क्या बोला, केबीएल में क्या बोला, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। इसके क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे, एमसीक्यू जब वीडियो लेके आएंगे उनमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस केसीएल और केबीएल के करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ से कैसे अप्लाई करना है वो समझना है, देन एक्चुअल में अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो हम लोग वीडियो जब लेकर आएंगे एमसीक्यू वाली, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की डिस्कस करना है। तो ये हमारा केबीएल और केसीएल खत्म हो गया। एक चीज़ और यहाँ समझ लो नोट पॉइंट में, ये जो सेकेंड लॉ है हमारा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये लॉ। ठीक है, दैट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। तो जब हम इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल तो आप जानते ही, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, सो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं सेल। राइट, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल। एंड इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसको भी समझ लेना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली सेल के अंदर ऑफर किया जाता है करंट को, जब करंट हमारा फ्लो होता है। सेल का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है लाइक दिस। ठीक है ना, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन या आयंस जो होते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसको, इलेक्ट्रिक सेल को, इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सेल। ठीक है, इसके बाद ये आर से रिप्रेजेंट होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि आर हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट के बीच का गैप है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं डी गैप ले लूँ ये, तो ये डी के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर टू आर हमारा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तीसरा, आर हमारा क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली डिपेंड है। जितना ज़्यादा मोटा इलेक्ट्रोड होगा रेजिस्टेंस हमारा उतना ही कम हो जाएगा उसका। ठीक है, यूनिट वगैरह वो सब कुछ सेम है, यूनिट एज इट इज एज रेजिस्टेंस ओम। क्लियर? तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी थी और इलेक्ट्रिक सेल की कहानी थी। इलेक्ट्रिक सेल में ही हमारा ईएमएफ हो जाता है, तो ईएमएफ को भी समझ लो यहाँ पर।
ईएमएफ क्या है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी और सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। करंट आई अगर हमारा जीरो है, मतलब करंट हम फ्लो ही नहीं करा रहे सेल से, और सेल हमारा जो चार्ज है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज ईएमएफ। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस is called EMF. Maximum potential difference across the cell, electrodes of the cell is called EMF. ठीक है, तो ये हमारा EMF हो गया। यूनिट वही है वोल्ट, जो हमारी पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही है एक तरह का, तो वही सेम यूनिट है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट टर्म और आ जाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या है? तो टर्मिनल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल होता है कि जैसे ये हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पर ये एक सेल या बैटरी लगाई, तो सेल के टर्मिनल्स पर जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो इसके टर्मिनल्स पर जब इसमें हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया, तो इसके टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको तो हमने ईएमएफ बोल दिया। बट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, तो अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब सेल पर जो आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है सेल के इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, तो अब उस रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ईएमएफ होगा हमारा वो टर्मिनल पोटेंशियल में प्लस पोटेंशियल, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का होगा, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होगा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट हम सेल के यहीं पास में ही करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो एक तो ये आर में डिवाइड होगा, ठीक है, एक हमारा आर में जाएगा पोटेंशियल और एक हमारा स्मॉल आर में जाएगा। ईएमएफ जो बैटरी का जो सेल का टोटल ईएमएफ है वो हमारा दो जगह डिवाइड हुआ है, एक तो आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि करंट तो सेम ही रहेगा, आई इंटू आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, और मे बी समटाइम्स आपको वी को तो वी लिखा रहने देते हैं, प्लस आई आर भी लिखा हुआ मिल जाता है। वी यहाँ पर ये टर्मिनल पोटेंशियल है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन माइनस आई आर। अगर सेल से आई करंट सप्लाई किया जा रहा है तो V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर हमारा होगा, ये क्या होगा? पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल होगा अक्रॉस द सेल्स। ठीक है, यहाँ से करंट निकालना चाहो तो करंट भी आपको मिल जाएगा। करंट हमारा क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, जिसको हमने क्या बोल दिया? EMF अपॉन रेजिस्टेंस, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कहानी समझ आ गई आपको यहाँ तक। इसके बाद अब जो है बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स चलता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में अगेन दो कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा? जिसमें आप सेल इस तरह से कनेक्ट करोगे। ठीक है, करंट सेम रहेगा, इसमें भी हम ये कह सकते हैं करंट जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लाइक दिस एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 एंड सो ऑन। तो करंट सेम रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा ईएमएफ आएगा इक्विवेलेंट, वो आता है हमारा सारे ईएमएफ ऐड हो जाएंगे, सारे ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। बट ऐड जब हो जाएंगे जब करंट सेम डायरेक्शन में रिलीज हो रहा हो सारी सेल से। ये वाला करंट इधर देगा, ये वाला करंट भी इधर जाएगा, ये वाला करंट भी इधर जाएगा, मतलब तीनों सेल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रहे हैं। अब अगर करंट एक सेल मान लो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है, फॉर
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन लेते हैं लाइक दिस, एक सेल करंट इधर फ्लो कराएगा, एक सेल करंट इधर फ्लो कराएगा। अगर मैं इसको I1 मानता हूँ तो इसको ये I2 इधर जाएगा। तो अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और EMF अगर मैं कहूँ कि ये ε1 है, ये ε2 है, तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमारा इनका डिफरेंस के इक्वल आएगा। एक को निगेटिव लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। दोनों केसेस में अपोजिट है, एक की लेफ्ट की तरफ है, एक की राइट की तरफ। तो ऐसा अगर या कॉम्बिनेशन ये सीरीज ही है, लेकिन ठीक है कॉम्बिनेशन क्या है, ये सीरीज ही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, एप्सिलॉन जो इक्विवेलेंट आएगा EMF आएगा वो या तो सम के इक्वल होगा या फिर उसमें कुछ नेगेटिव डायरेक्शन वाले EMF भी हो सकते हैं, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो उसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे यहाँ। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सीरीज का। रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट भी होगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड सो ऑन। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, इसकी बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हम देखेंगे कि सेल हमारे कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ दोनों सेल अलग अलग करंट फ्लो कराएंगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कुछ जो भी करंट होगा वो सप्लाई होगा, ε1 ε2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ R2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा हमारा, इक्विवेलेंट EMF जो आता है ये डेरिवेशंस के थ्रू आता है, बट मैं यहाँ डायरेक्टली बताऊँगा आपको। ये होता है ε1 R2 प्लस ε2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट EMF के लिए when सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? जब हमारे सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है, और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस वही हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मैंने पढ़ाया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा, और बहुत सारे हैं तो आप सीधा सीधा इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इससे कैलकुलेट करने के बाद क्या कर देना, आप इसको रिवर्स कर देना, आंसर आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की कहानी थी, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट वो जो हमारा EMF है वो क्या होगा, वो आपने समझ लिया, यहाँ भी समझ लिया आपने। अब हमारी बात चलेगी कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस से रिलेटेड, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे, जो आपने KBL और KCL पढ़ा है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, उनको समझेंगे, और ये एप्लीकेशंस बेसिकली डिवाइसेस पर बेस्ड है हमारे, तो उनको समझना है। तो उसमें सबसे पहले हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक है, इसको करना है। तो क्योंकि आप जानते हो भाई सारा कॉन्सेप्ट लिखने के लिए तो आ नहीं रहा हूँ, तो आपको मेन चीज़ें समझनी है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन चीज़ों में सबसे पहले क्या आ जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ये समझ लो। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है इसको समझ लो पहले। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है यहाँ समझाएंगे हम। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करेगी। एक ऐसा अरेंजमेंट बोल सकते हो जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। किसको फाइंड करता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट होता है कितने रेजिस्टेंसेस का, 4 रेजिस्टेंसेस का। बेसिकली मिनिमम 4 रेजिस्टेंसेस चाहिए, 4 रेजिस्टेंसेस, जिसमें आपके 3 नॉन रेजिस्टेंसेस होंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। कैसा अरेंजमेंट होगा, किस शेप में होगा, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा ये, लाइक दिस। यहाँ हम बैटरी लगा लेंगे, इसमें यहाँ हम बैटरी लगा लेंगे जिससे कि ऑपरेट होगा, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है मे बी, और
कुछ और भी हो सकता है, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ जब एक्सपेरिमेंटली हम इसको वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर। यहाँ क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ठीक है जनरली। तो अगर हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस हमारा P है, ये रेजिस्टेंस हमारा Q है, ये रेजिस्टेंस हमारा R है और ये रेजिस्टेंस हमारा है S, ठीक है ना। तो ये P Q R S जो होगा, यहाँ पर व्हीटस्टोन जी ने क्या बोला कि अगर हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में, और उनमें से अगर ये हमारे सारे रेजिस्टेंस नॉन हो जाएं, P नॉन है, Q नॉन है, R भी नॉन है, ये हमारा अगर अननोन है सपोज, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इन्होंने इसमें बताया। तो एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला दिया है इन्होंने लास्ट में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर वाला करंट क्या हो? जीरो हो। गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए मींस इस वाले रेजिस्टेंस में अगर करंट नहीं जा रहा है, तब ये जो रेशियो होगा ना P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, ये जो P अपॉन Q जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके? R अपॉन S के। और इसको बोला इन्होंने कि ये हमारा, इस कंडीशन पर हम बोलेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन में है। किस में है? बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कब ऑपरेट होगा? जब हम बैलेंस कंडीशन में इसको ऑपरेट कराएंगे, तभी हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम S निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्या निकलेगा? S इज इक्वल्स टू R अपॉन P इंटू Q। यहाँ से ये S सब कुछ आपको गिवन होगा, Q भी गिवन है, P भी गिवन है, R भी गिवन है। यहाँ से बहुत इजीली क्या निकल जाएगा? S निकल जाएगा। बट कंडीशन इज दैट द व्हीटस्टोन ब्रिज मस्ट बी बैलेंस्ड। और अगर बैलेंस्ड है, बैलेंस के लिए क्या होगा? इसमें करंट नहीं जाना चाहिए। इसमें करंट कब नहीं जाएगा? जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, मतलब ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा बैलेंस है। और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपका बैलेंस होगा तो ये वाली कंडीशन ड्राइव होगी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, दिस अपॉन दिस अपॉन इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, या फिर दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, कैसे भी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से आप इजिली S कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है बैलेंस्ड कंडीशन पर, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे एक और डिवाइस में, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। एक और हमारे पास डिवाइस है जिसका हमने नाम दिया मीटर ब्रिज, जिसका हमने नाम क्या दिया? मीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन जो थे ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसका नाम हमने दिया मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बोला गया था कि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो इसी को रियल लाइफ में अप्लाई करा इन्होंने कहा कि भाई इस कॉन्सेप्ट को जब हम रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, कैसे हम इस S को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस को डिजाइन किया गया। इन्होंने क्या बोला? ये इस तरह की डिवाइस थी एक, जिसमें कॉपर स्ट्रिप्स थी, कुछ एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स थी 2, ठीक है। ये 2 हमारी एल शेप की कॉपर, ये एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स थी यहाँ पर। एंड दिस एक यहाँ पर बीच में प्लेन कॉपर स्ट्रिप थी। यहाँ पर आप देखोगे एक वायर लगा होगा जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर होगी, जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर होगी ये, ठीक है ना, ये है। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वायर होगा, ये हमारा एलॉय का वायर होता है कोई, और जनरली हम नाइक्रोम यूज़ करते हैं, नाइक्रोम या फिर कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्निन भी यूज़ कर लेते हैं। मैग्निन काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, मैग्निन, ठीक है। मतलब एलॉय का वायर होता है। ये तो अरेंजमेंट आपको मिलेगा।
अब यहाँ पर ये जो गैप आप देखते हो, ये गैप हमारा बेसिकली होगा जिसमें हम एक अननोन, जिसमें हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। उस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस आएंगे वो हो जाएगा R। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट कर देते हैं इन गैप में। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बैटरी लगाएंगे, एक स्केल भी लगा होगा, मीटर स्केल, जो कि लेंथ मेजर करने के काम आता है, लेंथ मेजर करने के काम आता है। ठीक है, राइट। ये मीटर ब्रिज होगा, यहाँ पर एक बैटरी लगी होगी, जो बैटरी क्या करेगी, इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराएगी। तो अब इससे हम कैसे एस कैलकुलेट करेंगे, तो इससे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर बीच में एक स्क्रू और होगा और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाएगा। जिस गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी लगाएंगे और उस जॉकी की हेल्प से हमें क्या करना होगा, इस ब्रिज को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का मतलब क्या है, इस ब्रिज को बैलेंस करने का मेरा मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाना चाहिए। और गैल्वेनोमीटर में करंट हमारा जीरो कब होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट हमारा जीरो जब होगा, जब ये बैलेंस हो जाएगा हमारा ब्रिज। तो हमने कहा कि मान लो यहाँ से L लेंथ पर जब हमने इस जॉकी को टच कराया तो ये हमारा इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया, मतलब इसमें करंट जीरो हो गया। तो अब इस L लेंथ में अगर आपने कनेक्ट कराया तो यहीं से सीधा सीधा एक फॉर्मूला निकल के आता है, S = 100 - L/L × R। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखनी है। 100 क्या है, 100 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो वायर है इसकी लेंथ होती है पूरी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर हो जाएगा। और यहाँ जब आप रखोगे इसको, तो रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली हमारा L लेंथ है। L लेंथ जो आपकी मेजर होगी, ये मीटर स्केल से मेजर हो जाएगी। यहाँ से ये जब मीटर स्केल से यहाँ से मेजर हो जाएगी, तो इसको जब हम मेजर कर लेंगे, देन यहाँ से सीधा सीधा आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, L R आपका यहाँ से मिल जाएगा, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने अप्लाई किया होगा। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो अप्लाई किया वहाँ से आपको R मिल गया, और इजीली आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे इस S को। बट कंडीशन यही है कि आपको बैलेंस करना है, पहले ब्रिज को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस पर इसको टच करा के देखना होगा। ठीक है, जहाँ आपको करंट जीरो मिल जाए समझ जाना वो हमारा बैलेंस ब्रिज है। उसके बाद जो L आया उसको यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए, इसके बाद एक लास्ट डिवाइस है हमारे पास, एंड दैट डिवाइस इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर को समझते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम 2-3 काम कर सकते हैं। नंबर 1, कंपैरिजन कर सकते हैं, किसकी, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, हम इससे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन, हम इससे एग्जैक्ट EMF भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेल का। ठीक है, ये 3 वर्क हैं हमारे जो इस पोटेंशियोमीटर से होंगे। अब ये कैसे होंगे, ये अगेन सेम कंडीशन वही है हमारा, सिमिलरली बैलेंस कंडीशन ही ऑब्टेन करनी होगी इसमें भी। ठीक है, तो अभी हम इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन डील करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या होगा, यहाँ एक डायग्राम हमारा बना होगा, ये बेसिकली इस तरह से होगा। ये बैटरी होगी, एक रियोस्टेट भी लगाया जाएगा यहाँ, लाइक दिस। ये हमारा स्विच लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी सेल्स होंगे जिनका EMF कंपेयर करना है उनको कनेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है ना, जो सेल्स हैं जिनका EMF कंपेयर करना उनको कनेक्ट कर लिया हमने एक 2 वे की के थ्रू। ठीक है, यहाँ एक हम क्या लगा लेंगे, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पर बाकी हमारा वायर होगा, ये कनेक्ट होगा यूजिंग कॉपर स्ट्रिप्स। 3-4 मीटर का ये वायर होता है मिनिमम, इस तरह से ये 3-4 मीटर का वायर होगा, एंड दिस।
यहाँ पर एक जॉकी कनेक्ट हो जाएगा एंड इस जॉकी की हेल्प से हमें क्या करना है, इस जॉकी की हेल्प से बेसिकली हमें बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी है। बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करेंगे तो इसमें बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले हम इस सेल 1 को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, सेल 1 को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, इस वाली स्विच को, इसको ओपन रखना, इसको क्लोज कर दो, इसको ओपन रखो। और सेल 1 जब इस सर्किट में एक्टिवेट हो जाएगा तो इस जॉकी के हेल्प से हम क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमें L1 लेंथ पर बैलेंस कंडीशन मिल गई, यहाँ से लेकर ये पूरी लेंथ दिस देन फिर दिस, ये L1 लेंथ होगी पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वहाँ से एप्सिलॉन 1 सीधा सीधा हमारा L1 की प्रोपोर्शनल हो जाएगा और फिर इसको क्लोज करके दूसरा वाला सेल एक्टिवेट कराएंगे और यहाँ से एप्सिलॉन 2 जो होगा वो हमारा L2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कंपैरिजन जब करेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 एंड दिस विल बी L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2 आप सीधा सीधा मेजर कर लोगे, कहाँ से, इसके मीटर स्केल से, जो इसमें मीटर स्केल में जो लगा होगा हमारा इस पोटेंशियोमीटर के अंदर, उस पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप मेजर कर लोगे कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है, L1 क्या है और L2 क्या है, इस मीटर स्केल से मेजर हो जाएगा और यहाँ आपने पुट करना है, कंपैरिजन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा वाला एप्लीकेशन भी कर सकते हो। कैसे कि अगर हमें एक सेल नॉन हो जाए, नॉन पता चल जाए कि एक सेल की वैल्यू क्या है, तो दूसरा सेल इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे सपोज अगर मुझे एप्सिलॉन 2 की वैल्यू पता है, ये नॉन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को एक स्टेप आगे ले जाना है। यहाँ से क्या होगा, ये हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन 1 जो आएगा दैट विल बी L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन 2, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज नॉन है, इसमें रखोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए, एक तो कंपैरिजन वाला, इसमें L1 L2 निकालना है, सिर्फ गिवन होगा क्वेश्चन में आपको और वैल्यू पुट करके कंपेयर करना, दैट्स इट। दूसरा हो गया यहाँ एप्सिलॉन 2 भी अगर गिवन हो तो L1 L2 और एप्सिलॉन 2 यहाँ रखोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन जो है हमारा वो है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, यही सेटअप रहेगा, इसी सेटअप पर काम करेंगे। इसमें से एक सेल हटा देंगे, एक सेल हटा के हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे जिसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, एक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। जो पोटेंशियल हमारा क्या आएगा, V इक्वल्स टू I इंटू R आएगा, ये आएगा। ठीक है, और ये जो I इंटू R है इसको हम क्या लिखेंगे, I को हमने लिखा था एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R इंटू R, तो अल्टीमेटली ये आ गया और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा L2 के, और एप्सिलॉन जो था हमारा ये प्रोपोर्शनल हो गया था किसके, L1 के। अब यहाँ से आप इजीली कर सकते हो क्योंकि पहला जो सेल था उसके लिए L1 ये था हमारा। ठीक है, L1 के प्रोपोर्शनल ये तो था ही, यहाँ देखा था अभी जो हमने जब फर्स्ट सेल, तो ये एप्सिलॉन 1 जो था वो L1 के प्रोपोर्शनल था, एप्सिलॉन 2 हमारा L2 के प्रोपोर्शनल था। एप्सिलॉन 2 की जगह इस बार क्या हो गया, V हो गया, जिसकी वैल्यू है IR। ठीक है, तो ये V प्रोपोर्शनल हो गया L2 के, राइट। तो यहाँ से ये आ गया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है, एप्सिलॉन R अपॉन R प्लस R इंटू, इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा और ये हो जाएगा L2 अपॉन L1। ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, यहाँ बचा R अपॉन R प्लस R इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। इसको उल्टा कर सकते हैं तो हम R प्लस R अपॉन R लिख सकते हैं, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 और यहाँ से हमें मिल जाएगा R अलग कर दोगे तो 1 अपॉन R हो जाएगा इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 और यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 अपॉन L2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला हमारा बना किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इसमें भी आपको किसकी ज़रूरत है, L1 की ज़रूरत है, जो कि सेल 1 के लिए
डिस्टेंस थी, L2 जो है वो क्या है, R रेजिस्टेंस के लिए हमारी डिस्टेंस आई थी, लेंथ आई थी उस वायर के ऊपर, बैलेंसिंग लेंथ थी ये उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए। और सेल के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो हमारी L1 है। तो यहाँ रखो L1 L2 पता लगाना है, R आपका रेजिस्टेंस वहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से पता चल जाएगा, और ये दोनों वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ से भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर 3 था, एंड इसमें सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एक भी टॉपिक स्किप नहीं है। ठीक है, जो इस बार के रिड्यूस सिलेबस में है, ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव डिस्कस, राइट। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, डेरिवेशंस को हमने कवर नहीं किया है, बिकॉज कवर करने में फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज एग्जाम में नहीं आने वाले। सो दैट्स वाई क्वेश्चंस जो हम करेंगे अब वो MCQs में करेंगे। यहाँ पर सारा फॉर्मुलिज्म हमने पढ़ लिया है, बेसिक आइडिया लग चुका है। इसके बाद अब आगे की जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें इस चैप्टर के MCQs लेके आएंगे, उसमें हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किस तरह से करना हमें। ठीक है, सो इसमें इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।